तुम्हें कुछ नहीं होगा सलमा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे इलाज के लिए अगर मुझे खुद को भी बेचना पड़ा तो बेच दूंगा, और अगर ज़माने भर से भी लड़ना पड़ा तो लड़ जाऊंगा। एक्सक्यूज मी। जी साजिद। जी जी। हफीज। अरे यार, अरे यार, तू कितना बूढ़ा हो गया साजिद। हाँ भाई, जैसे तू तो जवान है। हाँ तो देख ले, मुझसे कितना बड़ा लग रहा है तू। बात सुन, कहीं चला गया था क्या? अरे यार, इसी शहर में था। कमाल है यार, कमाल। इसी शहर में रहते हुए बरसों बाद मिल रहे हैं। अच्छा, तेरा एक बेटा था ना, अब तो बड़ा हो गया होगा। अरे माशाल्लाह, बड़ा क्या हो गया, अब तो उसकी शादी भी हो गई है। अच्छा तू बता, तू आजकल क्या कर रहा है? मैं यार इस शहर का जाना माना वकील हूँ। ये है मेरा कार्ड। और बात सुन, कोर्ट के हवाले से कोई भी काम हो ना तो तेरा भाई हाजिर है। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, बाहर साजिद साहब आए। अच्छा, तुम उन्हें जल्दी से भेजो। और हाँ विकी। जी सर। 2 कप चाय भी भिजवा देना। जी जरूर। अरे जनाब, ज़े नसीब, देर आए दुरुस्त आए। शुक्र है भाई, आज तुम्हें हमसे मिलने की फुर्सत तो मिली। बैठो। शुक्रिया। अबे चल, शुक्रिया क्या बच्चा। अच्छा ये बता, चाय तो पिएगा ना? नहीं, चाय नहीं। साजिद, क्या हो गया तुझे? चाय के लिए तो तूने कभी मना नहीं किया। लगता है तू वाकई बूढ़ा हो गया। सही कह रहा है तू, लेकिन एक बात कहूँ, इंसान को वक्त बुरा नहीं करता, हालात बुरा कर देते। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहा है तू। सब खैरियत तो है ना? यार, आज मैं तेरे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। हाँ यार, बोल ना, मैं तेरे क्या काम आ सकता हूँ? मैं एक शख्स से हर्जाना वसूल करना चाहता हूँ।
बस इतनी सी बात थी। मैं समझा कि पता नहीं क्या मसला है। तू ऐसा करके मुझे उसकी डिटेल दे, मैं कल ही केस उसके खिलाफ दाखिल करता हूँ। इंशाल्लाह तेरा भाई 2 पेशियों में ही जेबें ढीली करवा देगा उनकी। उसामा, साजिद, साजिद, यार ये क्या पागलपन है? तू अपने बेटे से वल्दियत के खाने में सिर्फ बाप का नाम डाल देने से ही बेटे का फर्ज अदा नहीं हो जाता। जहाँ औलाद के बेशुमार हकूक होते हैं, वहीं उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। बेटे ने कोई बदतमीजी की? देख यार, मैं जानता हूँ औलाद के पैदा होने से उसके जवान होने तक उसकी परवरिश करना, उसके हुकूक का ख्याल रखना, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करना, ये वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब तक कि वो 20-21 बरस का नहीं हो जाता, इसके बाद वो खुद मुख्तार हो जाता है, अपने फैसले खुद करता है, और इसके बाद उसकी किफ़ालत करना किसी की कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती। ये सब छोड़ यार, तू मुझे कहानी शुरू से सुना। हर कहानी शुरू से शुरू नहीं होती। उस वक्त तक तो सब सही था जब वो हमारी जिम्मेदारी था। ये कहानी तब शुरू होती है जब जिम्मेदारी निभाने का वक्त उसका शुरू हो। ये लीजिए आपकी चाय। वाह भाई, मैं भी आपसे कहने वाला था, लेकिन लगता है कि आप वो बातें भी सुन लेती हैं जो मैं आपसे कहने वाला होता हूँ। और आप मेरे दिल की बात भी जान लेते हैं जो मैं आपसे करने वाली होती हूँ। हाँ, ये तो आप ही कह सकती हैं। बात सुने, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। खैरियत तो है। ये तमहीद बांधने की जरूरत आखिर आपको कब से पड़ गई? वो उसामा ना काफी अरसे से जॉब की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक। हाँ, मुझे पता है, और मैंने कभी उसे प्रेशराइज भी नहीं की। मैं देख रहा हूँ कोशिश कर रहा है, लेकिन सलमा बेगम नसीब से ज्यादा नहीं और वक्त से पहले नहीं। लेकिन कभी कभी वक्त खुद चल के नहीं आता, उसे पकड़ के लाना पड़ता है। क्या मतलब? उसे ना एक जॉब मिल सकती है, लेकिन उसके लिए ना उसे 3.5 लाख रुपए देने होंगे। यानी रिश्वत? अब देखिए ना, इतने अरसे से बेचारा कोशिश कर ही रहा है ना, अब नहीं मिल रही जॉब तो क्या करे वो? वही जॉब तक कर रहा है कोशिश। अरे भाई बात तो सुने। देखे, मेरी एक बात सुने। बचपन से लेकर अब तक उसने जो चीज भी मांगी हमने उसे खरीद के दी है ना, तो आखिरी बार हम उसे ये जॉब खरीद के नहीं दे सकते क्या? आखिरी बार चलो मान लेते हैं, लेकिन सलमा बेगम, इस बात की क्या गारंटी है कि 3.5 लाख रुपए देने के बाद उसे ये जॉब मिल ही जाएगी? मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। मैंने उसे पहले ही बता दिया कि जब तक तुम जॉब पे चले नहीं जाओगे, हम तुम्हें एक पाई भी देने वाले नहीं है। हम? यानी आपने उससे पहले ही वादा कर लिया? जी नहीं, मैंने उससे कह दिया था कि भाई मैं कोशिश करूंगी। ये अलग बात है कि मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरी बात टालेंगे नहीं। चाय पियो, ठंडी हो रही है। अच्छा ये बताओ कि उस वक्त उसामा की उम्र क्या थी? यही कोई 20-21 साल। और इतनी बड़ी रकम तूने उसे दी कहाँ से? पैसे तो थे मेरे पास, मुझे अपने रिटायरमेंट के बाद मिले थे। वो मैंने उसामा की शादी के लिए रखे हुए थे, लेकिन फिर सोचा कि उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी तो हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जब शादी होगी तब की तब देखी जाएगी। लेकिन बेटे की जॉब लगते ही माँ के दिल में
बेटे का चेहरा देखने की ख्वाहिश जाग उठी। अरे सलमा बेगम, ऐसी जल्दी भी क्या है? अभी 3 महीने हुए हैं उसकी जॉब को लगे हुए। भाई पहले उसे जरा सेटल तो होने दो। अरे भाई मैं भी तो यही चाह रही हूँ कि वो सेटल हो जाए। और भाई साफ बात है, अब मुझसे ना ये घर वर के काम वाम नहीं होते। वैसे भी आप तो जानते हैं मैं कितना बीमार रहने लगी। देखो आगे कुछ मत कहना, मुझे पता है आगे तुम क्या कहने वाली हो। कुछ नहीं होने वाला तुम्हें, बस तुम मुझे ऐसे ही इमोशनल ब्लैकमेल करती रहना। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन पहले अपने बेटे से पूछ लेना कि वो तो किसी को पसंद नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं माँ हूँ उसकी। अगर ऐसी कोई बात होती ना तो वो जरूर मुझे बताता। और आप जानते, मैंने तो उसके लिए लड़की भी देख ली है। सलमा बेगम, मेरी एक बात माने, किसी से उसका रिश्ता करने से पहले अपने बेटे से ये जरूर पूछ लेना वो तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी करेगा भी या नहीं। आप बेफिक्र हो जाए, पूछ लूंगी मैं। नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? आखिर बुराई क्या है उसमें? नहीं, बुराई कोई नहीं है उसमें। दरअसल बात यह, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मैं ये आपको बताने ही वाला था, लेकिन तुमने सोचा इतनी जरूरी बात तो नहीं है जो माँ को बताई जाए। खैर छोड़ो, है कौन वो? जीनिया नाम है उसका, मेरे साथ ऑफिस में काम करती। बचपन में जब तुम्हें कोई चीज पसंद आती थी ना, तुम सबसे पहले मुझे बताते थे, लेकिन आज? अरे क्या हो गया बेगम तुम्हें? भाई बचपन और जवानी में बड़ा फर्क होता है। माशाल्लाह हमारा बेटा अब जवान हो गया है और ये इसकी जिंदगी है। भाई उससे पूरा हक है अपनी शरीका हयात के इंतखाब का। बेटा तुम उससे पैगाम भिजवाओ और पूछकर बताओ कि हम कब जाएं तुम्हारे रिश्ते के लिए। ठीक है पापा, मैं पूछ के आपको बताता हूँ। ओके चलो आराम करो तुम। चलो भाई सलमा बेगम, चलो बच्चों को आराम करने दो। अरे आ जाओ। अरे बात करने दे मुझे। आ जाओ चलो। हाँ तो ये तो उसका राइट था, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि बच्चों पर अपनी पसंद मुसल्लत करनी भी नहीं चाहिए। नहीं की भी नहीं, बल्कि हमने तो उसकी शादी वहीं तय की जहाँ उसकी पसंद थी, क्योंकि ये उसका कानूनी हक था। लेकिन मैं जानता हूँ कि लड़का जब जवान हो जाता है तो वालिदैन पर ऐसी कोई कानूनी पाबंदी नहीं होती कि उसका शादी का खर्चा उठाने के लिए उन्हें वो करना पड़े जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो। क्या मतलब? ऐसा क्या किया तूने? देखिए, लोग तो अपना आज अपने कल को बेहतर बनाने के लिए कुर्बान करते हैं, लेकिन आप तो अपना फ्यूचर ही दांव पे लगा रहे हैं। साजिद साहब, उम्र के जिस हिस्से में अभी आप हैं उसमें मेडिकल की सहूलत की ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं। अल्लाह ना करे कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन मोहसिन साहब रही बात लोगों की, तो लोग तो अपनी औलाद की ज़रूरत के लिए न जाने क्या क्या कर देते हैं। मैं तो सिर्फ अपने मेडिकल फंड से रकम ही निकलवा रहा हूँ। ठीक है आपकी मर्जी, लेकिन दरख्वास्त मंजूर हो गई तो फिर आपको एक बार और आना होगा, फिर इंशाल्लाह 10-15 दिन में आपका चेक भी बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। वेलकम। उसामा की शादी मैंने बहुत धूमधाम से की, बहुत खुश था मैं, क्योंकि मैं जानता था कि आने वाला अपना रिस्क खुद साथ लेके आता है। और कुछ महीनों के बाद मुझे पता चला कि मैं दादा बनने वाला। मेरी खुशी की इंतहा ना रही और सोने पे सुहागा के उसामा की प्रमोशन हो गई, उसे कंपनी की तरफ से गाड़ी और घर भी मिल गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशियों के साथ अक्सर गम भी बिन बुलाए मेहमान की तरह चले आते हैं। मतलब तो मुझे ये कह रही है उन्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर मैं यहाँ से चला जाऊँ? क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में?
तो इसमें बुराई क्या है? लोग तरसते हैं उस एरिया में रहने के लिए और आप चाहते हैं कि हम वो फ्लैट बेच के यहीं पे पड़े रहें। देखो, मुझे वहां रहने पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन माँ बाप को यहाँ पर छोड़कर तुम खुद सोचो, वो क्या सोचेंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? वो कुछ सोचे या नहीं सोचे, लेकिन हमें तो सोचना पड़ेगा ना हमारे आने वाले बच्चे के बारे में। अड़ोस पड़ोस के माहौल का बहुत फर्क पड़ता है बच्चे पर। क्या आप नहीं चाहते कि हमारा बच्चा अच्छे माहौल में परवरिश पाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी कीमत में अपनी अम्मी से बात नहीं करूंगा इस बारे में। ये आपका मसला है, लेकिन मैं आपको साफ कह देती हूँ, मैं अब और इस छोटे से घर में नहीं रह सकती। फिर क्या हुआ? पे खड़े होके किसे याद कर रहे हैं? जिस तरह लोग खसारे में बहुत सोचते हैं, आजकल हम तेरे बारे में सोचते हैं। अरे बस कर दे, बेटा जवान हो गया है अब आपका। वही तो, जब बेटा जवान हो जाए ना तो बाप एक बार फिर नौजवान हो जाता है। अच्छा, बचपन में बचपन याद आ रहा है आपको। सामा बेटा। जी पापा। भाई मैं सोच रहा था कि तुम अपने उस फ्लैट में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? क्या बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ बताएं, कोई बात हुई क्या? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि जब तुम्हारे पास रहने के लिए अपना एक घर मौजूद है तो फिर इस घर में एडजस्ट करने की क्या जरूरत है। और फिर अल्लाह की रजा से तुम्हारी फैमिली भी बढ़ने वाली है, तो फिर सारी जिंदगी तो इस कमरे में गुजारा नहीं कर सकते ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो जो घर इसे कंपनी से मिला है ना, इसके नाम नहीं हो गया है, रहने के लिए दिया है इसे, और इसके लिए ये घर है ना। हाँ तो भाई इस बात से कौन इनकार कर रहा है, लेकिन जब उसको रहने के लिए एक घर मौजूद है तो फिर वहां रहने में क्या हर्ज है? क्यों बेटा, तुम क्या कहती हो? जी बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी वहाँ से इनका ऑफिस काफी करीब है, तो आने जाने में काफी आसानी हो जाएगी। ये हुई ना बात, बस फिर तय हो गया। पर खुदार अपनी शिफ्टिंग की तैयारी करो। जी पापा। ठीक है। ये क्या किया आपने? अपनी अकलौती औलाद को अपने से दूर कर दिया आपने। क्यों किया ऐसा आपने? मैंने कुछ नहीं किया बेगम। परिंदे जब उड़ने के काबिल हो जाते हैं ना, तो उन्हें अपना घोंसला छोड़कर अपनी एक नई गृहस्थी बसानी पड़ती है। उसामा हमारा बेटा है, कोई चिड़िया का बच्चा नहीं है जिसे आप यूं आजाद करने की बातें कर रहे हैं। आपको मेरी उस बात से तकलीफ हुई? जी बहुत ज्यादा। क्यों किया आपने ये सब? शुक्र कीजिए सलमा बेगम कि ये बात आपने मेरे मुंह से सुनी। यही बात अगर आप अपने इकलौते बेटे की जबान से सुनती तो आपको और भी ज्यादा तकलीफ। 2 हफ्ते के बाद हम उसी तरह साथ बैठकर चाय पी रहे थे, लेकिन इस बार मिस्टर एंड मिसेस ओसामा की हैसियत बदल चुकी थी। अब वो एक घर के फर्द की तरह नहीं, बल्कि एक मेहमान की तरह से, बिल्कुल उसी कामचोर मुलाजिम की तरह से जो सिर्फ हाजिरी लगाने आता है और छुट्टी के इंतजार में बार बार घड़ी देखता रहता। अभी तक तेरी किसी भी बात से मैं ये नहीं समझ पाया कि तू अपने बेटे को क्यों अदालत में घसीटना चाहता है। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता।
बेटा, ये क्या दे रहे हो? इसमें तो पापा प्लीज, फिलहाल आप काम चला लें, बीच में सेटिंग बनेगी तो मैं आपको खुद दे के चले आऊँ। आप जानते हैं कि ज़िम्मे की तबीयत ख़राब चल रही है, अगले महीने उसकी डिलीवरी है, इसकी वजह से मुझे भी घर में मेड भी रखनी पड़ी है। तबीयत तो बेटा तुम्हारी माँ की भी काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है। अम्मी की तबीयत ख़राब है? आपने मुझे बताया क्यों नहीं, क्या हुआ? क्या बताएं, मुसलसल कमज़ोर होती जा रही है, न ठीक से खाती है न पीती है, दवा खा लेती है तो तबीयत बेहतर हो जाती है, फिर ख़राब हो जाती है। डॉक्टर शकील को दिखाया आपने? हाँ, उसी को दिखाया है, उसने कुछ टेस्ट लिख के दिए हैं, वो करवा लें। तो मसला क्या है, फ़ौरन करवाएं। हाँ, अब करवाऊंगा। चले पापा, मुझे देर हो रही है, फिर चक्कर लगाऊंगा। वो माँ से मिलकर नहीं जाओगे? नहीं पापा, वैसे उनकी तबीयत ख़राब है, नींद ख़राब होगी। काश तुमने सोचा होता कि नींद तो खराब हो जाएगी, लेकिन बेटे को देखकर तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसामा का आना भी कम हो गया और पैसे भी। काश के सलमा की बीमारी भी इसी तरह कम होती जाती। काफ़ी इलाज कराया, लेकिन डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर मसला क्या है। और आखिर एक दिन वो हादसा हो गया जिसकी परवरिश वक्त न जाने कब से कर रहा था। ब्लड कैंसर? जी, ब्लड कैंसर। डॉक्टर साहब, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। उसे तो कोई एलर्जी है जिससे उसका बुखार नहीं उतर रहा। आप प्लीज दोबारा चेक करें। देखिए, पेशेंट को हमने अच्छी तरह चेक कर लिया है, इनके सारे टेस्ट भी करवा लिए हैं। इनके जिस्म पे जो अजीब अजीब से धब्बे हैं, ये कोई एलर्जी नहीं है, ये सारे सिम्टम्स ब्लड कैंसर के ही हैं। हमने पेशेंट की कीमोथेरेपी शुरू कर दी है, और पेशेंट की कीमोथेरेपी करने के बाद उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि पेशेंट 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही रहे। बस अब दुआ करें कि पेशेंट रिकवर होना शुरू हो जाए। खर्चा बताना भी बहुत मुश्किल है। आप लोग दुआ करें कि पेशेंट भी खर्च करने की वजह मिल जाए। प्लीज पापा, प्लीज संभाले अपने आप को। कैसे संभालूं बेटा? ये क्या हो गया बेटा? देखिए पापा, परेशान ना हो, अम्मी ठीक हो जाएंगी। मैं कह रहा हूँ ना, अम्मी अपने पैरों पे हमारे साथ यहाँ से चल के जाएंगी। प्लीज, कुछ नहीं होगा अम्मी। अल्लाह करे। हेलो जी पापा। क्या हुआ बेटा? देखिए पापा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह शाम तक हो जाएंगे। कुछ ना कुछ से क्या होगा बेटा? तू अपने बॉस के पास जाना, उनको बता अपनी माँ की बीमारी के बारे में। तेरा तो पूरी फैमिली का मेडिकल है ना? नहीं पापा, वो मेरी फैमिली का ही है, मतलब कि मेरी अपनी फैमिली का। सारी जिंदगी मैं समझता रहा कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, लेकिन बेटे की शादी के बाद मुझे ऐसा लगा कि वालिदैन पराए हो जाते हैं। मतलब उसामा ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? मदद ही की, उसको मदद ही कहा जा सकता। बाबा, ये 1,60,000 रुपये फिलहाल यही अरेंज हो। लेकिन बेटा, इससे तो अस्पताल के पिछले बिल भी क्लियर नहीं होंगे, और अभी तो उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होना है। फिर अस्पताल और दवाइयों का खर्चा अलग। तो आप बताएं ना क्या करूं?
क्या खाने का पता है ना पीने का पता है। जिन लोगों से उम्मीद थी सबसे इकट्ठे करनी है, अब क्या करूं? किसी के यहाँ ढाका मारूं? वो औरत जो इस वक्त जिंदगी और मौत के दरमियान कहीं अटकी हुई है, वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं, तुम्हारी माँ भी है। इस वक्त मेरी बीवी की जगह अगर तुम्हारी बीवी लेटी होती तब भी तुम यही कहते नहीं, लेकिन हाँ, वो तो तुम्हारी फैमिली है और तुम्हारे मेडिकल से उसका इलाज आराम से हो जाता। गिनो अपने पैसे और दफा हो जाए यहां से। मुझे अब तुम्हारे पैसे की कतई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तुम्हारी जॉब के लिए रिश्वत में दिए गए 3.5 लाख रुपए और तुम्हारी शादी पे खर्च किए हुए 6 लाख रुपए, मुझे मेरे 9.5 लाख रुपए वापस चाहिए। इंसान की गर्ज जब उसकी जात से भी अहम हो जाए ना, तो वो खुद गर्ज हो ही जाता है। मैं जानता हूं तू क्या कहना चाह रहा है, लेकिन ये खुद गर्जी नहीं है, मेरी मजबूरी है। मैं अपनी हर उस उम्मीद का हर्जाना चाह रहा हूं जिसके भरोसे पर मैंने अपने हर आसरे को कुर्बान कर दिया, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सहारे को खोना नहीं चाहता। आज अगर वो पैसे मेरे पास होते तो क्या मेरे काम ना आते? देखो, वालिदैन औलाद के लिए जो कुछ भी करते हैं वो उनकी जिम्मेदारी होती है साजिद, और यही कुदरत का कानून भी है। कुदरत के कानून में वालिदैन की जिम्मेदारी उस वक्त खत्म हो जाती है जहाँ परिंदा खुद उड़ने में और दरिंदा खुद लड़ने के काबिल हो जाए, और उसके बाद वो अपने हर सियाह और सफेद का जिम्मेदार खुद होता है। तू चाहता क्या है बता? मैं सिर्फ अपनी बीवी का इलाज कराना चाहता हूँ, और उसके लिए तुझे क्या करना है वो तू जान। तुझे जिस पर केस करना है तू कर, चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो, या वो कंपनी जिसमें मेरा बेटा काम करता है, या ये माशरा, या ये सिस्टम, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं इस तरह से अपनी बीवी को मरते हुए नहीं देख सकता। यार साजिद, सच कहूं तो मुझे तुम्हारा ये केस कमजोर लग रहा है, लेकिन फिर भी तू ये फाइल छोड़ जा, मैं सीनियर लॉयर से मशवरा करता हूँ, फिर तुझे बताता हूँ। हफीज, टाइम नहीं है मेरे पास। जानता हूँ यार, मगर तू ऐसा करके कल आ मेरे पास, फिर बताता हूँ तुझे। ठीक। वो औरत जो इस वक्त जिंदगी और मौत के दरमियान कहीं अटकी हुई है, वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं, तुम्हारी माँ भी है। इस वक्त मेरी बीवी की जगह अगर तुम्हारी बीवी लेटी होती तब भी तुम यही कहते। गिनो अपने पैसे और दफा हो जाए यहां से। मुझे अब तुम्हारे पैसे की कतई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। उसामा, क्या हुआ उसामा, रो क्यों रहा है? कहीं अम्मी को अल्लाह ना करे। कुछ तो बताएं, हुआ क्या है? अब क्यों रो रहे हैं यूं? अरे हाँ हाँ ठीक हूँ, तुम जाओ लेटो, मैं मुंह हाथ धो के आता हूँ। डॉक्टर साहब,
मुझे थोड़ा वक्त तो और दे। साजिद साहब, वक्त ही तो नहीं है आपके पेशेंट के पास। इनका ऑपरेशन कब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन आप मजीद देर नहीं कर सकते। अच्छा, करता हूँ मैं कुछ। आज शाम तक आप कम से कम इतना तो कर दें कि मैं आगे बात कर सकूं। कम से कम 50% तो कर ही दें, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यार मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। ये बता, चाय पिएगा? नहीं, लेकिन देख भाई, कोई बुरी खबर मत सुनाइयो, शायद मैं बर्दाश्त न कर सकूं। कल तूने कुदरत के कानून पर परिंदों और दरिंदों की एक मिसाल दी थी ना? हाँ दी थी, याद है मुझे। तो फिर तू ये कैसे भूल गया कि कुदरत के उस कारखाने में परिंदे और दरिंदे जब अपना रिज्क हासिल करने के काबिल हो जाते हैं तो सिर्फ वालिदैन की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि उनका हक भी खत्म हो जाता है। तूने आज तक कभी ऐसा देखा है कि परिंदे और दरिंदे अपने माँ बाप के लिए शिकार करके उनकी खुराक का इंतजाम करें? नहीं, क्योंकि कानूनी कुदरत है ही नहीं है। मगर इंसान को तो देखा है। देखो, ये बात गलत है। जब दिल चाहा परिंदों पे मिसालें देना शुरू कर दी, जब दिल चाहा इंसान पर आ गए। एक तरफ रहो ना यार। तू कहना क्या चाहता है? देख, कुछ नहीं हो सकता। हमारी कानून की किताबों में कोई ऐसी शिक नहीं कि औलाद को पाबंद किया जाए कि वालिदैन का ख्याल करें। और रही पैसों की बात, तो तेरे पास कोई ऐसा एग्रीमेंट जो तूने अपने बेटे को पैसे देते हुए किया हो, या तो फिर कोई एक दो गवाह ऐसे मौजूद होते जो ये गवाही देते कि तूने वो पैसे अपने बेटे को उधार की शक्ल में दिए, तब मुमकिन था। वरना तू ये समझ के तूने ये नेकी जो है ना दरिया बुर्द कर दी। अब बची कंपनी, तो भाई इस मेडिकल इंश्योरेंस पर भी बड़ी डिबेट है। इन शॉर्ट ये कि कानूनी तौर पर औलादों को इस बात पर पाबंद किया जा सकता है कि वो उनकी किफालत करें या कम से कम उनके इलाज का खर्चा उठा लें, वरना आज ओल्ड हाउसेस आबाद होते। मैंने किसी जगह एक हदीस पढ़ी थी, ज़बानी तो याद नहीं, लेकिन उसका खुलासा ये है कि एक बार एक शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने बाप की शिकायत लेकर हाजिर हुआ और कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मेरी इजाज़त के बगैर मेरा माल खर्च कर देता है, आप ही बताएं मैं क्या करूं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए और उससे नाराज होकर कहा, तू और तेरा माल तेरे बाप की मिल्कियत है, यानी वो जैसे चाहे उसे खर्च करे। ये है हमारे इस्लाम की तालीम। और इस्लाम के नाम पे बने हुए इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के किसी कानून में कोई एक भी ऐसी शिक नहीं जो बुढ़ापे में वालिदैन को यतीम और मिस्कीन होने से बचा सके।
डॉक्टर साहब आईसीयू में मेरी वाइफ एडमिट थी। अभी 1 घंटा पहले मैंने उन्हें देखा था, वो यही थी। जी उनकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए। पापा बेटा तुम्हारी माँ? कुछ नहीं हुआ उनको, ऑपरेशन हो रहा है उनका। मैंने कहा था ना ठीक हो जाएंगी, वो परेशान नहीं। लेकिन पैसे कहाँ से आए? दादा पापा ने गाड़ी भेज दी। शुक्र है कि हमारे माशरे में अभी भी मजहबी और माशरती इक़दार सांस ले रही हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर औलादें अपने वालिदैन की खिदमत करने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं। लेकिन इस हकीकत को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि हमारे ही इस माशरे में ओल्ड हाउसेज और शेल्टर होम्स भी आबाद हैं। गो कि ऐसी बदनसीब औलादों की तादाद इंतहाई कम है, लेकिन इनका वजूद हमारे माशरे की सफ़ेद और उजली चादर पर एक स्याह धब्बे की मानंद है, जिसे ना तो नज़रअंदाज करना चाहिए और ना ही किया जा सकता है।